Good morning all to all of you in the third session of the pre-selection training and हम लोग के बीच में हम लोग को जो मेंटर हैं ट्रेनर हैं श्री दुष्यंत जी वो आ चुके हैं 3 बजे से ही आ चुके हैं और उनका सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। कल जैसे बात हो रही थी बुक्स में लोकेशन वगैरह के बारे में बात हो रही थी, माइनर हेड और सब हेड के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो आज किशोर सर ने कुछ उस पर प्रकाश डाला भी और एक्सपेंडिचर का भी एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा था कि एक्सपेंडिचर भी हमको डाउट्स है, कुछ उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे तो था आज का सर का ही सर से भी रिक्वेस्ट किया गया है। सर आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे। सर आज और कल 2 दिन का है इनका सेशन और हम लोग अभी कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, हम लोग कुछ देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा थर्ड सेशन। क्यों आवाज आ रही है ना सर? दुष्यंत सर आपका स्वागत है सर। हाँ, आवाज आ रही है। हम लोग 2 मिनट और देख लेते हैं सर, 2 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम भी फिर अपना शेड्यूल रहेगा, जो हम लोग का शेड्यूल टाइम है उससे हम लोग कर लें, भले जितने लोग ज्वाइन कर ले, जो लोग हैं उनका उसका लाभ मिल सके। तो 1 से 2 मिनट और देख लेते हैं, 33 में सर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सर। चलिए सर स्टार्ट किया जाए सर, टाइम हो गया सर, 32 हो गया। ठीक है सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे दुष्यंत सर का। सर हमारा हम लोग को अभी एक्सपेंडिचर में है सर, एक्सपेंडिचर का क्लास लेके और अपेंडिक्स के बारे में उसमें जो भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा कुछ मैटर्स उसके आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और आज आपका शेड्यूल नहीं था फिर भी आप आकर के क्लास ले रहे हैं, इसके लिए स्पेशल थैंक्स ऑल ऑफ यू। हमारे दूसरे सभी लोगों की तरफ से आपको स्पेशल थैंक्स कि आप समय निकाल के यहाँ तक आए, आईटी सेंटर तक पहुंचे, एडीपी सेंटर में आकर के पेन लिया ताकि सब लोगों को क्लास अच्छा से हो सके। थैंक यू सर, प्रोसीड सर। एक्सपेंडिचर में आप लोग क्या जानना चाहें? अगर कुछ आपके सर पास शुरू से बोलिए। सर बेसिक बताया जाए। जैसे उसमें पराकलन है, सर्वेक्षण है, निविदा है, कॉन्ट्रैक्टर बिल पासिंग है। जिस सेक्शन जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सर, जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं उस सेक्शन को देखा जाए जी। बिल पासिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं? हमको लगता है सर कि अगर फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट से फ्रॉम द बिगिनिंग से शुरू किया जाए, जीरो से, और उसके बाद फिर आगे तक ले जाया जाए तो बेहतर होगा। जी सर। क्यों? जी सर। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग उस सेक्शन में काम किए हों, कुछ लोग उस सेक्शन में काम नहीं किए हों, तो हो सकता है किसी को एक्सपेंडिचर के बारे में नॉलेज ही जीरो हो, तो वहां से उनको वो समझेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा मेरे समझ से। बाकी आप जैसा उचित समझे सर, आप मार्गदर्शक हैं हम लोग के, तो आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा सर हम लोग को बेनिफिट मिल पाएगा। तो पहले पराकलन ही जान लीजिए। पराकलन जो है मतलब तैयार किया जाता है। पराकलन एक ऐसा विवरण है जो किसी कार्य पर खर्च के प्रस्ताव का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिए पेश करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये 7 प्रकार के हैं पराकलन। संक्षिप्त पराकलन, दूसरा ब्यौरेवार पराकलन, तीसरा अनुपूरक पराकलन, चौथा संशोधित पराकलन, पांचवा परियोजना सारांश पराकलन, छठा निर्माण पराकलन और सातवां पूर्णतः समापन पराकलन। तो पहला संक्षिप्त पराकलन जो है, संक्षिप्त पराकलन इसलिए तैयार किया जाता है कि जो अधिकारी अनुमानित आकार प्रकार के व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति देने में सक्षम है, वह संभावित व्यय के बारे में उचित रूप से सही विचार बना सके और उसके लिए ऐसे विवरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।
कि वह प्रस्ताव की वित्तीय संभावनाओं को पर्याप्त रूप से माप सके। जब प्रस्तावित निर्माण की आवश्यकता आदि पर सक्षम अधिकारी ने विनिश्चय न किया हो तो निर्माण कार्य के ब्यौरेवार प्राक्कलन की तैयारी में जो समय एवं धन नष्ट होता है वह बच जाता है। इसमें निर्माण कार्य एवं विशिष्टियों के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट और उसका औचित्य दिया जाता है और यह भी बताया जाता है कि निधि चालू वर्ष में चाहिए, यदि हाँ तो कितनी। इसमें मुख्य शीर्षों और उप शीर्षों में या विशिष्ट मतों में विभाजित लागत भी दिखाई जाती है। उद्देश्य यह है कि निर्माण कार्य की सही कल्पना प्रस्तुत की जाए और उसमें निहित खर्च के स्वरूप का संकेत मिल सके। इसमें पूंजी, विकास निधि, चालू लाइन, निर्माण कार्य, राजस्व, मूल्यह्रास, आरक्षित। सर, हाँ बोलिए। हम लोग से भी इंस्ट्रक्शन कीजिए, आप तो अपने ही पढ़ने में लगे हुए हैं सर। तो सामने फेस टू फेस रहते हैं तब न, ऐसे तो अच्छा ठीक है। मूल्यह्रास ने आरक्षित निधि और राजस्व के बीच प्रत्येक मद का नियतन भी बताया जाता है। तो संक्षिप्त प्राक्कलन इसीलिए तैयार किया जाता है। और ब्यौरेवार प्राक्कलन जो है किसी परियोजना या स्कीम की प्रशासनिक अनुमोदन मिलने पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। जब संक्षिप्त प्राक्कलन पर अनुमोदन मिल जाता है तो उसके आधार पर उसका जो है ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किया जाता है और सक्षम अधिकारी तकनीकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ये समुचित ब्यौरेवार बनाए जाते हैं ताकि सक्षम अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि लागत उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत रकम के भीतर हो। संक्षिप्त प्राक्कलन में सम्मिलित किसी निर्माण कार्य पर तब तक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार और स्वीकृत न हो जाए और समुचित निधि का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा न कर दिया जाए। ठीक है। किसी चालू निर्माण कार्य के ब्यौरेवार प्राक्कलन में निम्न भी शामिल होंगे: अनुमानित राशि के ब्यौरेवार का विवरण, एक बाहरी शीट जिसमें निर्माण कार्य की लागत का सारांश, रिपोर्ट, औचित्य तथा निधि का नियतन बताया गया है। तो जब संक्षिप्त प्राक्कलन पर अनुमोदन मिल जाता है तो उसको क्या है, ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किया जाता है। तीसरा है अनुपूरक प्राक्कलन। जब यह देखा जाता है कि कोई मद पहले ही बनाए गए प्राक्कलन का अंग या भाग थी जो कि पहले ही उसके अंदर शामिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वह गलती से क्या होता है, छूट जाता है, तो उसके लिए जो प्राक्कलन बनाया जाता है उसे अनुपूरक प्राक्कलन कहते हैं। यह प्राक्कलन तभी बनाया जाना चाहिए यदि उसका व्यय मूल प्राक्कलन में प्रावधान की गई आकस्मिक निधि से पूरा न हो सके। यह पूरा प्राक्कलन ऐसे ही फॉर्म में और उतने ही ब्यौरेवार रूप में तैयार किया जाना चाहिए जैसे कि मूल प्राक्कलन तैयार किया गया था और सभी परियोजनाओं के लिए उसे मूल प्राक्कलन का अंग समझा जाना चाहिए। फिर है संशोधित प्राक्कलन। जैसे ही यह देखा जाता है कि किसी निर्माण कार्य या परियोजना पर होने वाला खर्च उसके ब्यौरेवार प्राक्कलन या निर्माण प्राक्कलन से अधिक होने की संभावना, ठीक है, किसी ब्यौरेवार प्राक्कलन या निर्माण प्राक्कलन से अधिक होने की संभावना, तो यथाशीघ्र एक संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जाता है और सक्षम अधिकारी की समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
जब यह स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा कोई अन्यथा आदेश न दिया जाए तब तक इसे वैसे ही फार्म में और उतने ही ब्यौरेवार रूप में तैयार किया जाना चाहिए जैसे मूल पराकलन जो है तैयार किया गया था, और इसके साथ एक तुलनात्मक विवरण भी भेजा जाना चाहिए जिसमें नवीनतम स्वीकृति के अनुसार लेखा के प्रत्येक उपशीर्षक के अधीन अधिकता या बचत की राशि दिखाई जानी चाहिए। जिन मामलों में पूरक पराकलन या पहले के संशोधित पराकलन की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई हो, उनमें यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि बाद की स्वीकृतियों के द्वारा मूल स्वीकृति में संशोधन किस प्रकार किया गया है। पांचवा है परियोजना का सारांश पराकलन। यह एक ऐसा संक्षिप्त पराकलन है जो परियोजना निर्माण कार्य के लिए बनाया जाता है और इसके द्वारा किसी परियोजना के निर्माण पर व्यय करने के लिए रेलवे बोर्ड की प्रशासनिक अनुमति ली जाती है। यह फॉर्म 554 में तैयार किया जाता है और इसके साथ निम्न कागज भी भेजे जाते हैं। पहला, जंक्शन व्यवस्था का संक्षिप्त पराकलन। दूसरा, एक विवरणात्मक रिपोर्ट जिसमें खर्च की विशेष बातों और बड़ी मदों का ब्यौरा। तीसरा, निर्माण पराकलन के लिए निर्धारित फॉर्म 553 पर निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत ब्यौरेवार पराकलन। इस पराकलन के बनाने का यह लाभ है कि इससे जब तक समर्थ अधिकारी के द्वारा किसी परियोजना के निर्माण की जरूरत का कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इसके लिए निर्माण पराकलन बनाने में जो समय लगता है वह बच जाता है। छठा है निर्माण पराकलन। जब किसी नई लाइन की निर्माण, अमान परिवर्तन या दोहरी लाइन बिछाने का कार्य करने का निर्णय लिया जाता है तो एक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जाता है और उस सर्वेक्षण में जो सूचना इकट्ठी की जाती है उसके आधार पर परियोजना में शामिल सभी निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार पराकलन तैयार किए जाते हैं। ये ब्यौरेवार पराकलन सामूहिक रूप से परियोजना के निर्माण पराकलन कहलाते हैं। इन्हें किसी परियोजना में शामिल निर्माण के विभिन्न ब्यौरों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद जो है तैयार किया जाता है। ये इतने विस्तार में होने चाहिए कि निर्माण पराकलन की स्वीकृति के बाद काम चलाऊ पराकलन या आगे किसी पराकलन के बिना भी काम चल सके। इसमें इस स्तर की रेलवे इमारतों और उपस्करों की व्यवस्था होनी चाहिए जो लाइन खुलने के बाद पहले या दूसरे वर्ष प्रत्याशित यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त, जिस पर किसी परियोजना के निर्माण में शामिल विभिन्न निर्माण कार्यों को तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। तो निर्माण पराकलन जो है इतना ब्यौरावार रूप में तैयार होना चाहिए कि लाइन खुलने के बाद उसको जो है दूसरे वर्ष तक संभाला जा सके, उसमें जो त्रुटि है उसको पूरा किया जा सके। सातवां है समापन पराकलन। यह पराकलन जो है निर्माण पराकलन के अधिक्रमण में बनाया जाता है। इसमें निर्माण पराकलन में शामिल सभी निर्माण कार्यों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे तालिकाबद्ध रूप में दिखाए जाते हैं। स्वीकृत पराकलन की राशि, निर्माण पराकलन की तारीख तक सभी निर्माण कार्यों पर वास्तविक खर्च। तीसरा, उस तारीख की वचनबद्धताएं अर्थात शेष देयताएं। चौथा, इसके आगे का प्रत्याशित खर्च।
पांचवा, कुल प्राकलित लागत और स्वीकृत प्राकलन और प्राकृत लागत के बीच अंतर। सातवां, समापन प्राकलन का एक सारांश जिसमें पूंजी वर्गीकरण के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपयुक्त विवरण दिखाए जाते गए हों। पैरा 1703 के अनुसार रेलवे बोर्ड के पास सूचना और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और इसके साथ लेखा उपशीर्षों के अंतर्गत की गई व्यवस्था से कम 10,000 रुपये या 10% के अधिक खर्च के लिए तथा लेखे के किसी मुख्य उपशीर्ष के अंतर्गत 20% या 1 लाख की बचत, इसमें जो भी कम हो के लिए संक्षिप्त व्याख्या दी जाती है। ठीक है। समापन पराकलन में केवल उन्हीं निर्माण कार्यों के लिए आगे खर्च की व्यवस्था की जाती है जो निर्माण पराकलन बंद होने की तारीख को जारी हो या पूरे हो गए, उसी के लिए समापन पराकलन जो है तैयार किया जाता है। उस तारीख को जो निर्माण कार्य शुरू न किए गए हों उन सभी के साथ पराकलन और खर्च दोनों के संबंध में अलग अलग चालू लाइन निर्माण कार्य के रूप में बरतना चाहिए। इसलिए खोली गई लाइनों के संबंध में निर्माण कार्यों की मंजूरी के लिए पराकलन अग्रेसित करते समय यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य की लागत निर्माण कार्य को प्रभार है या चालू लाइन कार्य। अब है पराकलन का सत्यापन। रेलवे पर खर्च को नियंत्रण में रखने के एक प्रभावशाली प्रणाली यह है कि प्रत्येक व्यय के पराकलन को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति होने से पहले लेखा कार्यालय में जांच किया जाता है। ठीक है। इस प्राथमिक जांच का उद्देश्य यह है कि इससे किसी नियम विरुद्ध व्यय की स्वीकृति न हो जाए और कुल वित्तीय लागत का ठीक अनुमान किया जा सके ताकि सक्षम अधिकारी की उचित मंजूरी ली जा सके और निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पराकलन की लेखा कार्यालय जांच को मुद्दों के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, मुख्य जांच और आनुषंगिक जांच। मुख्य जांच के दौरान निम्न की जांच की जाती है। पहला, खर्च की उपयुक्तता। दूसरा, प्रभावों का नियतन और वर्गीकरण। तीसरा है बजट व्यवस्था की मौजूदगी। चौथा है त्रुटियों और भूल चूक का न होना। पांचवा, स्वीकृति की सक्षमता। तो खर्च की उपयुक्तता पहला जो है, लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वित्त सलाहकार बीच में कंटिन्यू किया जाए सर, हाँ बोलिए। कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, ठीक है कर। पहला है खर्च की उपयुक्तता। लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वित्त सलाहकार की हैसियत से सभी प्रस्तावों की बारीकी से जांच करके देखे कि जिस व्यय का रेलवे निधि को नियतन करने का प्रस्ताव है वह उचित रूप से और कानूनी ढंग से इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा, जिन निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय औचित्य दिया जाना जरूरी है
उन सभी के मामलों में समुचित वित्तीय औचित्य दिया गया है। दूसरा, कर्मचारियों के क्वार्टरों और किराया देने वाली अन्य इमारतों के प्राकलनों के मामले में किराया विवरण में दिखाई गई किराए की प्रत्याशित राशि परिणामतः प्रत्येक श्रेणी के क्वार्टरों की लागत यानी भूमि की लागत को छोड़कर पर निर्धारित 6% वार्षिक प्रतिफल से कम ना हो। दूसरा है प्रभारों का नियतन और वर्गीकरण। प्राक्कलन में इसका सत्यापन भारतीय रेलवे वित्त संहिता में खर्च के नियतन और वर्गीकरण के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। लेखा अधिकारी को चाहिए कि अपने सत्यापन प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट लिखे कि प्रभारों का भार और राशियों का नियतन सत्यापित किया गया है। जब अनुमानित लागत के सही नियतन के बारे में कोई संदेह हो और उस मुद्दे को तय करने में समय लगने की संभावना हो तो स्वीकृति देने वाले अधिकारी के पास प्राक्कलन प्रस्तुत करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। स्वीकृति देने वाला अधिकारी प्राक्कलन को यदि वह प्राक्कलन अन्यथा नियमानुकूल हो तो मंजूर कर सकता है और नियतन के प्रश्न को बाद में विचार के लिए छोड़ सकता है। यदि लेखा अधिकारी द्वारा प्राक्कलन के सत्यापन के फलस्वरूप निर्माण कार्य के प्राक्कलन में परिवर्तन कर दिया जाता है तो पहले की स्वीकृति में संशोधन कर दिया जाना चाहिए। तीसरा है बजट व्यवस्था की मौजूदगी। प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए बजट में प्रावधान है या नहीं, इसका सत्यापन उस वर्ष के लिए स्वीकृत बजट आवंटन से किया जाता है। शासन विभाग प्राक्कलन पर एक प्रमाण पत्र देता है कि उस वर्ष में कितनी निधि इस कार्य के लिए है और किस आवंटन में इसकी व्यवस्था की गई है। यदि बजट में आवश्यक निधि उपलब्ध न हो तो सक्षम अधिकारी को इसका प्रबंध करने को कहा जाता है। इसके बाद कार्य आरंभ किया जाता है। निक्षेप कार्यों के मामले में कार्य निक्षेप और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाता है। चौथा है त्रुटियों और भूल चूक का न होना। प्राक्कलनों के लेखा सत्यापन के समय पाई गई त्रुटियों और भूल चूक को उस कार्यकारी अधिकारी द्वारा ठीक करा दिया जाता है जो प्राक्कलन की तैयारी या स्वीकृति के लिए उत्तरदायी हों। यदि कोई ऐसी त्रुटि है जो कि लेखा अधिकारी ने पकड़ी है और जिसे कार्यकारी अधिकारी ठीक करने को सहमत नहीं, तो ऐसी मद के लिए लेखा अधिकारी अपने जांच के प्रमाण पत्र में एक जांच टिप्पणी लगा देता है और उसमें त्रुटि और भूल चूक का उल्लेख कर देता है। कोई अन्य महत्वपूर्ण बात हो तो उसे भी लिख देता है, जिसे ध्यान में रखकर स्वीकृति देने वाला अधिकारी अपना निर्णय लेता है। और यदि ऐसा अधिकारी प्राक्कलन अधिकारी ही है तो अपने से ऊपर के अधिकारी से निर्देश प्राप्त करता है। आवश्यक हो तो इस मामले में मुख्य वित्त सलाहकार और लेखाधिकारी से सहमति प्राप्त की जाती है। पांचवा है स्वीकृति की सक्षमता। प्रत्येक प्राक्कलन में यह लिखा जाता है
कि कौन अधिकारी इसको स्वीकृति दे सकता है, और इसके साथ ही शेड्यूल ऑफ पावर यानी प्रदत्त शक्तियों की सूची के अंदर किस मद के अंतर्गत आती है। ये मतलब 5 गो जांच है आपका पराकलन का। फिर है आनुषांगिक मुद्दों की जांच। पराकलन में आनुषांगिक मुद्दों की जांच की जाती है। पराकलन की जांच के दौरान निम्नलिखित आनुषांगिक मुद्दों की जांच की जाती है। पहला, जो निर्माण कार्य करना है उसका विवरण यथेष्ट विस्तार से दिया गया है और रोकड़ और भंडार के बीच प्राकलित खर्च का उचित वितरण किया गया है या नहीं। दूसरा, प्रत्येक मद के लिए आवंटन दिखाया गया है और आवंटन का सारांश भी बताया गया है। तीसरा, प्रत्येक व्यय जिसका अनुमान लगाया जा सकता है उसकी पराकलन में व्यवस्था की गई है। चौथा है, यदि कार्य नवीनीकरण, बदलाव या उखाड़ी गई लाइनों आदि के मामले से संबंधित हो तो मुक्त हुई सामग्री का क्रेडिट ले लिया गया है। पांचवा, अन्य सरकारी विभाग, अन्य रेलों और प्राइवेट निकायों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्य के बारे में आवश्यक विभागीय प्रभारों के लिए व्यवस्था की गई है। छठा है, विनिर्माण कार्यों के लिए पराकलन के मामले में खर्च और उत्पादन अलग अलग दिखाए गए हैं, यानी उत्पादन कार्यों के लिए पराकलन के मामले में खर्च और उत्पादन अलग अलग दिखाए गए हैं। सातवां है, कर्मचारियों के क्वार्टरों और किराया देने वाली अन्य इमारतों के पराकलन के मामले में पराकलन के साथ एक किराया विवरण भी प्राप्त हो गया है। 8 में है, आकस्मिक खर्चों के लिए कुल व्यय का यथोचित पराकलन में ले लिया गया है। 9 में है, अस्थायी स्थापना के मामले में यह देखा जाता है कि जिन कार्यों के लिए अस्थायी स्थापना का प्रबंध किया जा रहा है वह अस्थायी स्थापना के द्वारा कार्य नहीं हो सकता है। 10 में है, प्राइवेट साइडिंग के संबंध में यदि साइडिंग की बनवाई साइडिंग वालों के द्वारा स्वयं करनी होती है तो यह देखा जाता है कि निरीक्षण प्रभारों की व्यवस्था पराकलन में कर ली गई है। बस इतना ही जांच है इसका पराकलन का।